हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। आज पॉलिटी की क्लास है। पॉलिटी की 18वीं क्लास है जिसका कि पार्ट 1 हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर। आज की क्लास में हम लोग वित्त आयोग और संघवाद की बात करेंगे। क्या है संघवाद? संघवाद का अर्थ क्या है? भारत में क्या वास्तव में संघ है या भारत में केंद्रीय सरकार है? भारत राज्यों का संघ है या भारत केंद्रीय संघ है? भारत अर्ध संघ है या भारत नए प्रकार का संघ है? कौन सी संघीय खूबियां हैं और कौन सी संघीय खूबियां नहीं हैं? एक और हम कहते हैं कि राज्यसभा का होना, राज्यसभा का अस्तित्व जो है संघवाद का प्रमाण है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि राज्यसभा की जो भूमिका है वो संघवाद पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। एक और हम कहते हैं कि अखिल भारतीय सेवा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये संघवाद की मिसाल हैं। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि इनका जो वर्क कल्चर है या इनमें जो केंद्र सरकार का इसमें जो दखल है वो संघवाद पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो क्या है ये सारी चीज़ें, इन सब पर डिस्कशन करेंगे। जुड़े रहिए अंत तक हमारे साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, तो संघ या यूनियन, एबी डाइसी ने संघवाद को या संघ को परिभाषित किया था। अच्छा, संघ का मतलब भी आप समझ रहे हैं ना, जहाँ पर भी दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिल जाएं तो वो संघ हो जाता है। वैसे संघ जो है बौद्ध धर्म से आया, संघ शब्द जो है वो बौद्ध धर्म से आया है। और संघ का अर्थ अगर आप देखें तो संघ जो है धर्मपरायण व्यक्तियों का समूह है। संघ जो है किसका समूह है? धर्मपरायण व्यक्तियों का समूह, धार्मिक व्यक्तियों का समूह है संघ। लेकिन राजनीति में संघ से अर्थ जो है इसका भिन्न है। एबी डाइसी ने राजनीति विज्ञान में या शासन प्रशासन में संघ को समझाते हुए कहा कि संघ ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये ऐसी अवधारणा है कि किसी भी देश में दो सरकारों का होना, एक सरकार नहीं दो सरकारों का होना। एक सरकार जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, पूरे देश पर शासन करती है, और एक सरकार वो जो संघ में अलग अलग राज्यों में, नाम चाहे जो भी हो, राज्य हो, डिस्ट्रिक्ट हो, प्रीफेक्ट हो, कुछ भी नाम हो, दूसरी सरकार वो जो संघ में अलग अलग जो राज्य हैं उन पर शासन करती है, उनके लिए कानून बनाती है। जैसे कि आप देखें हमारा देश, हमारे देश में दो सरकारें हैं ना, एक केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है और एक राज्य सरकार जो अपने अपने राज्यों के लिए कानून बनाती है। तो डाइसी ने इसी चीज़ को संघवाद कहा था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि संघवाद में सिर्फ दो सरकारों का होना ही नहीं है, एकल सिस्टम में भी दो सरकारें हो सकती हैं। दो सरकारों का होने का मतलब संघवाद नहीं है, ठीक है ना। ये तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दो सरकारें तो होंगी, लेकिन दो सरकारें हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि उस देश में संघ है या उस देश का जो ढांचा है वो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, या वहाँ पर संघीय भावना के अनुसार काम हो रहा है। दो सरकारों के साथ साथ ये भी है कि वहाँ पर जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार हैं, दोनों के काम स्पष्ट रूप से बटे हुए हों। एक लिखित संविधान हो जो सबसे ऊपर हो। लिखित संविधान जो है वही दोनों की शक्ति का स्रोत हो। केंद्र सरकार है उसे भी संविधान से ताकत मिलती है और राज्य सरकार है उसे भी संविधान से ताकत मिलती है। राज्य सरकारों को जो काम दिए गए हैं वो केंद्र की मर्जी पर नहीं है, वो संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। केंद्र सरकार उसमें किसी तरह का दखल अंदाज नहीं करेगी। केंद्र सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि राज्यों को वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना शासन करने देगी। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि देश से अलग हो जाना या देश की नीति से अलग चलना, नहीं। राज्यों को जो काम सौंपे गए हैं केंद्र सरकार उनमें किसी तरह का दखल ना करे, केंद्र सरकार राज्यों को टॉर्चर ना करे, ये है उसका मतलब, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने कामों को करते हुए ये ध्यान रखें कि जनता की भलाई किस में है, दोनों मिलकर के ही जनता की भलाई करेंगे। तो इस तरह से डाइसी ने ये कहा कि संघवाद क्या है कि किसी भी देश में दो सरकारों का होना, दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में उनका स्वतंत्र होना, दोनों ही की शक्ति का स्रोत संविधान को होना, और दोनों ही मिलजुल करके जनता की भलाई के लिए काम करती हैं। ये है संघ, ठीक है। अब समय के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते गए तो हमारा जो फेडरल सिस्टम है या यूनियन सिस्टम है या हमारी जो संघीय विशेषता, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है वो स्पष्ट रूप से भारत को क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। हमारे संविधान का आर्टिकल 1 स्पष्ट रूप से भारत के राज्यों का संघ बताता है ना। भारत राज्यों का संघ होगा या भारत राज्यों का संघ है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया तो यूनियन ऑफ स्टेट या राज्यों का संघ कहा गया। और इसकी फेवर में बहुत सी चीज़ें हैं भी ऐसी जो भारत को संघ कहती हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ लिखा है संघ के लक्षण।
यहाँ पर आप देखें तो मैंने लिखा है संघ के लक्षण या संघवाद के लक्षण। कहने का मतलब क्या है कि हमारे देश में ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो कहती हैं कि भारत संघ है। देखें, सबसे पहली बात, हमारे यहाँ संविधान जो है लिखित है, लिखित संविधान है, और ये लिखित संविधान जो है सबसे ऊपर है। हमारे देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, यहाँ तक कि न्यायालय हो, संसद हो, कोई भी हो, सबसे ऊपर संविधान है। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ठीक है ना, संविधान सबसे ऊपर है। ठीक है, कोई दिक्कत? हमारे देश में संविधान सबसे ऊपर है। ओके, दूसरी बात तो ओके, जो संघ का जो लक्षण है कि क्या, लिखित संविधान और सबसे ऊपर या सर्वोच्च संविधान। इसके अलावा संविधान जो है वो दोनों की शक्ति का स्रोत है। कैसे है दोनों की शक्ति का स्रोत? आपको पता है हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं। ये 12 जो अनुसूची हैं, इसमें जो 7वीं अनुसूची या 7वीं लिस्ट है, उसमें क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में कामों का बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्यों के कामों को अलग अलग बांटा गया है। जो केंद्र के काम हैं वो उनके लिए केंद्रीय सूची है, और जो राज्य सरकारों के काम है उनके लिए राज्य सूची है। जानते हैं ना, 7वीं अनुसूची में क्या विषय हैं? केंद्रीय विषय यानी कि वो काम जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची यानी कि वो काम जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और एक तीसरी लिस्ट इसमें और है, कौन सी? समवर्ती सूची या कॉनकॉरेंट लिस्ट। कहाँ से ली गई समवर्ती सूची? समवर्ती सूची की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में वो विषय जिस पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची में वो विषय जिस पर राज्य कानून बनाएगा, समवर्ती सूची में वो विषय जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों मिलकर नहीं, केंद्र भी कानून बना सकता है पूरे देश के लिए और राज्य भी कानून बना सकता है। अब यहीं पे कुछ प्रश्न चिन्ह पैदा होगा, लेकिन अभी इसकी बात बाद में करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में कार्यों का बंटवारा कर दिया गया है ताकि भविष्य में दोनों के बीच में किसी तरह कोई टकराव ना हो। ठीक है, फिर आप देखें 2 सरकारें, जो मूलभूत विशेषता है, हमारे यहाँ 2 सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। वैसे अब तो सरकारों के 3 स्तर हो गए ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, पंचायतें और नगर पालिकाएँ। अच्छा, अब आप देखें हमारे यहाँ राज्य जो हैं प्रायः पूर्ण रूप से स्वायत्त हैं। अब स्वतंत्र नहीं कहा मैंने, इसको स्वायत्त कहा। स्वतंत्र होने का मतलब वो तो देश से अलग ही हो जाएंगे, हाँ अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं। अब यहाँ पर मैंने शब्द जोड़ दिया प्रायः। कुछ एक मामले ऐसे हैं जहाँ पर केंद्र सरकार राज्यों के कामों में दखल दे सकती है, आदेश निर्देश दे सकती है। अदरवाइज सामान्य परिस्थितियों में राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को करती हैं। तो राज्य जो हैं प्रायः स्वायत्त हैं, अपने अपने एरिया में फ्री हैं। हमारे यहाँ कोर्ट है, जुडिशरी है, वो स्वतंत्र है, उस पर किसी का दबाव नहीं है। हमारे यहाँ न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती है। ये भी संघ का लक्षण है। इसके अलावा राज्यसभा जो है राज्यों का सदन है। आपको पता है संसद के 2 अंग है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। उसमें जो राज्यसभा है उसे स्पेशली राज्यों का सदन कहा गया है। और जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जब भी संसद कानून बनाएगी तो अब आप अपने अपने राज्यों के हितों का विशेष ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राज्य सभा में जो सदस्य चुनकर आते हैं वो राज्य विधानसभाओं के जो एमएलए होते हैं उनके वोट से चुनकर आते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ एक संघवाद का लक्षण है कि संसद जो है पूरे देश के लिए कानून बना रही है। उसके 2 हाउस हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा को स्पेशली राज्यों का सदन कहा गया है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, आपको पता है हमारे यहाँ 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। नाजिम, कौन कौन सी हैं 3 अखिल भारतीय सेवाएं हमारे देश में? नाजिम, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी हैं हमारे देश में? कीर्ति आप बताएं। हाँ हाँ, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ये जो है अखिल भारतीय सेवा हैं। इनको अखिल भारतीय सेवा क्यों कहा जाता है? इनकी नियुक्ति तो केंद्र के स्तर पर होती है, लेकिन ये पूरे देश में काम करती हैं, इन्हें कहीं भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा ये राज्य या केंद्र सरकार कहीं भी काम कर सकती हैं। और तीसरी बात जो है कि इन पर जो कंट्रोल होता है, अखिल भारतीय सेवाओं को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, इनका चैप्टर अलग से भी है, आज ही होगा इसका भी चैप्टर। तो अखिल भारतीय सेवाओं को संघवाद का लक्षण इसलिए कहा जाता है कि हालांकि इनकी भर्ती तो यूपीएससी करता है, यानी केंद्र स्तर पर इनकी भर्ती होती है, लेकिन ये केंद्र सरकार को भी अपनी सर्विसेज देती हैं और राज्य सरकारों को भी अपनी सर्विसेज देती हैं, एक बात। दूसरी बात, इन्हें किसी भी राज्य में भेजा जा सकता है। तीसरी बात, इन पर जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों का होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ये संघवाद का उदाहरण है। लेकिन इन पर भी कोई प्रश्न चिन्ह लगता है, क्या लगता है, ये बात करेंगे। फिलहाल अगर आपसे कोई पूछे कि ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय सेवाएं संघवाद का लक्षण है, तो आप कहेंगे हाँ हैं। ठीक है, वित्त आयोग,
फाइनेंस कमीशन, उसका काम क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में पैसे का या धन का बंटवारा करना। तो जो वित्त आयोग है वो भी संघवाद का अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा जो पुरानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती थी योजना आयोग के समय में, राष्ट्रीय विकास परिषद, वो संघवाद का उदाहरण थी। और इस समय जो जीएसटी काउंसिल है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं ना, और जीएसटी से जुड़े जो मसले होते हैं उन या ये समस्याएं या जो विवाद होते हैं उनका समाधान निकालते हैं। जीएसटी काउंसिल का यही तो काम है। या तो जीएसटी काउंसिल जो है वो भी संघवाद का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के वहाँ पर काम कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल में मैं आपको बताऊंगा बाद में। इसके अलावा जो नीति आयोग है, हालांकि नीति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि होते हैं। और नीति आयोग का मोटो ही है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देना। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल जो है वो भी संघवाद का उदाहरण है। देखो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को ये, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो संविधान में संशोधन होता है तो उसमें कुछ एक को छोड़ करके, कुछ एक प्रावधानों को छोड़ करके संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका भी है। जैसे बहुत से हमारे संविधान संशोधन ऐसे हैं जहाँ पर संसद के दोनों सदनों का बहुमत चाहिए, इसके अलावा आधे राज्यों की विधानसभाओं का बहुमत भी चाहिए। इसके अलावा संविधान संशोधन अगर आपने करना है तो राज्यसभा का और लोकसभा का उसमें दोनों का समान रोल है। इसलिए संविधान संशोधन में राज्यसभा की भूमिका और राज्यों की भूमिका ये भी हमारे यहाँ संघवाद का उदाहरण है। ओके, तो आर्टिकल 1 मैंने यहाँ लिखा है, आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ। ये एक सवाल ऐसे कहीं भी आ जाता है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत क्या है, या अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। तो अब ये तो हमने बताया कि ये जो हैं संघवाद की विशेषताएं, लेकिन यहीं पर एक थिंकर हुए हैं आइवर जेनिंग्स। वो कहते हैं कि भारत जो है सेमी फेडरल है, सेमी यूनियन है, अर्ध संघ है। अर्ध संघ का मतलब आधा संघ। आधा संघ का मतलब ये नहीं कि तरबूज की तरह काट के आधा आधा कर दिया है। उनका कहने का मतलब ये है कि इसमें संघ की कुछ विशेषताएं तो हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो संघवाद के खिलाफ हैं। अच्छा, अब एक चीज़ देखें कि ये एकल राज्य क्या है। ये हालांकि मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन चलो अब बता देता हूँ। सिंगुलर स्टेट या सेंट्रलाइज स्टेट या एकल राज्य क्या है? अगर आपके घर में पापा के अलावा किसी की भी नहीं चलती है, किसी भी सूरत में पापा सुनते नहीं हैं आपकी। अच्छा, कभी कभी सुन भी लेते हैं तो मान लिया, नहीं तो आप कितनी अच्छी सलाह उनको क्यों ना दे रहे हों, आपकी प्लानिंग पॉलिसी कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर पापा ने कह दिया नहीं तो नहीं। वह है ना डायलॉग, हम कहे दिन तो दिन है, हम कहे रात तो रात है, हम कहें कछु नहीं तो कछु नहीं है ना। तो अगर पापा की स्थिति ऐसी हो जाए तो परिवार हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड। आमतौर पर बेचारे पापा कहाँ होते हैं, पापाओं की स्थिति कहाँ होती है, मम्मियों की स्थिति ऐसी। तो अगर मम्मी की स्थिति ऐसी हो जाए तो भैया परिवार हो जाएगा सेंट्रलाइज, है ना। पापाओं की भी कहाँ चलती है, मम्मियों के सामने, ठीक है साहब। तो मम्मी की ही चले, पापा की कहाँ चलती है। मम्मी की अगर चले परिवार में, मम्मी किसी की ना सुने, ना भाभी की, ना भैया की, ना बहन की, ना बुआ की, ना फूफा की, किसी ना सुने, तो हो जाएगा केंद्रित परिवार। लेकिन अगर मम्मी सबकी सुनती हैं, अगर मम्मी सबकी सुनती हैं, अपने मसले अपनी राय रखती हैं, और हम भी मम्मी को पूरा सम्मान देते हैं, लेकिन अगर हमारी सही बात होती है तो मम्मी उसको मान लेती है, या परिवार में जो भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं मिलजुल कर लिए जाते हैं। जैसे घर में पेंट करना है तो किस कलर का किया जाए, है ना, किसी ने कहा रेड, किसी ने कहा ग्रीन, किसी ने ये, तो सबने मिलजुल कर फैसला ले लिया, तो वो परिवार जो हो जाएगा आपका सहयोगी परिवार हो जाएगा, एसोसिएटिव परिवार हो जाएगा, संघीय परिवार हो जाएगा, जहाँ पर सबकी चलती है। उसी तरह से राजनीति में अगर सारे फैसले केंद्र स्तर पर ही लिए जाएं, निचले के स्तर कौन से हुए? राज्य सरकारें, जिला प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन, नगर पालिका, नगर निगम, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्हें फैसले लेने की आज़ादी ना हो, या केंद्र को हर मामले में वीटो की पावर हो। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार ने राज्यों को शक्तियाँ दे दी हैं, लेकिन अगर केंद्र ने कहीं भी कोई भी डायरेक्शन दे दिया तो केंद्र सरकार की ही चलेगी, तो उसे हम कहते हैं केंद्रीय सरकार। जैसे योजनाएं बनती थी ना, तो योजना आयोग केंद्र सरकार का उदाहरण था। अभी जो राज्यपाल है ना, जैसे केंद्र से राज्यपाल को निर्देश आते हैं, राज्यपाल उसी के अनुसार काम करते हैं आमतौर पर, ऐसा आरोप भी लगता है राज्यपालों पर। तो राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार का उदाहरण है। जहाँ पर
केंद्र सरकार की ही चले, राज्य सरकार की भूमिका सीमित हो जाए या नाम मात्र की हो जाए, तो उसे हम कहते हैं केंद्रित सरकार, एकीकृत सरकार, एकल सरकार, सेंट्रलाइज सरकार या सिंगुलर गवर्नमेंट, एकल सरकार। जैसे कि इंग्लैंड और फ्रांस में, इंग्लैंड और फ्रांस में भी हैं स्टेट, इंग्लैंड में जो स्टेट होते हैं उन्हें काउंटी कहते हैं। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इंग्लैंड की, काउंटी सरकारों को जो अधिकार देती है अपनी मर्जी से देती है, कभी अधिकार बढ़ा भी देती है, कभी छीन भी लेती है, काउंटियों के फैसलों को पलट भी देती है, काउंटी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ इमरजेंसी को छोड़ करके आप जो हैं राज्य सरकारें राज्य सूची के विषयों में स्वतंत्र हैं आमतौर पर। तो इसलिए जो है केंद्र सरकार में जो है केंद्र का बोलबाला होता है, और जो संघीय सरकार है वहाँ पर राज्यों की भी सुनी जाती है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि लिखित संविधान, सर्वोच्च संविधान और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन वगैरह वगैरह, अगर ऐसा है तो वो संघीय है। लेकिन अगर केंद्र हावी है तो वो यूनियन ना होकर के सिंगुलर या एकल स्टेट है। तो अब ये जो हैं आपके आइवर जेनिंग्स जो हैं ये भारत को पूरा संघ नहीं मानते। अच्छा, डी वसु हैं यहीं पर, आचार्य देवदत्त वसु, वो कहते हैं कि भारत ना तो संघीय राज्य है ना एकल राज्य है, भारत ना तो एकल राज्य है ना संघीय राज्य है। भारत जो है दिलचस्प, इन दोनों का दिलचस्प मिश्रण है। किसका? एकल विशेषताओं का और संघीय विशेषताओं का दिलचस्प मिश्रण है। और भारत जो है नए प्रकार का संघ है। ये कह जाते हैं कि भारत नए प्रकार का संघ है। तो क्या है ये मामले, देखते हैं आखिर। या ये जो आपके आइवर जेनिंग्स हैं ये भारत को संघ क्यों नहीं मानते, देखते हैं। तो इसका मतलब जेनिंग्स या और जो थिंकर हैं उनको ज़रूर यहाँ पर कुछ ऐसा दिखा होगा जो संघवाद पर प्रश्न चिन्ह लगाता, या ये कहता है कि ये जो खूबियाँ हैं, ये जो विशेषताएं हैं किसी एकल राज्य की हैं, केंद्रित राज्य की हैं, या ऐसी सरकार की है जहाँ पर केंद्र सरकार हावी है। दो सरकारें भले ही हों, लेकिन ये खूबियाँ ऐसी सरकार की हैं जहाँ पर केंद्र सरकार हावी है। तो वो खूबियाँ क्या हैं देखें आप, मैंने लिखा भी है आप यहाँ पर, एकल विशेषताएं। सबसे पहली बात, हमारे देश में इकहरी नागरिकता है। जैसे यूएसए जैसे है ना, यूएसए है तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब आप वहाँ पर मान लीजिए कैलिफोर्निया में पैदा हुए हैं तो आप कैलिफोर्निया स्टेट के सिटीजन भी हैं और यूएसए के सिटीजन भी हैं। एक दोहरी नागरिकता का और मतलब भी है। यूरोप के बहुत से देश हैं जो अपने नागरिकों को आज़ादी देते हैं कि जिस देश में तुम पैदा हुए वहाँ के तो सिटीजन हो ही हो, साथ में किसी और दूसरे देश की सिटीजनशिप भी आप ले सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो है इकहरी नागरिकता है। इसका मतलब यह है कि हम इंडियन हैं, हम केवल भारत के नागरिक हैं। हम उत्तराखंड में या बिहार में पैदा हुए तो वहाँ के सिटीजन नहीं हैं। हम ये नहीं कहेंगे हम बिहार के सिटीजन हैं। आप भले कहते रहो हम बिहार के हैं, उत्तराखंड के, उड़ीसा के हैं, लेकिन नागरिक या सिटीजन जो हैं आप वो केवल भारत के हैं। तो एक तो दोहरी नागरिकता हमारे यहाँ ऐसी नहीं है। दूसरा, हम केवल और केवल अपने देश के नागरिक हो सकते हैं। अगर हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी, है ना, अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये हुआ आपका इकहरी नागरिकता। तो ये जो है संघवाद के खिलाफ है। इकहरी नागरिकता जो हुई ये संघवाद के खिलाफ है। इसके बाद एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब दो तरह से है। एक तो ये है कि किसी भी निचले न्यायालय के फैसले के खिलाफ आप उच्च न्यायालय में जा सकते हो। जिला न्यायालय ने फैसला दिया, आप उच्च न्यायालय में चले गए। उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, आप सर्वोच्च न्यायालय में दे गए। या राज्य सरकारों के जो न्यायालय हैं उनके फैसलों के खिलाफ आप केंद्र के न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, वो उसका फैसला पलट सकता है। दूसरा, हाई कोर्ट सुपरवाइज़र है या नियंत्रक है जिला कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट नियंत्रक है किसका? हाई कोर्ट का। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ऊपर किसका नियंत्रण है? सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति किसके स्तर पर होती है? केंद्र सरकार के स्तर पर। तो जो एकीकृत न्यायपालिका है वो भी संघवाद के विपरीत है, एकल सरकार का लक्षण है ये भी। इसके अलावा जब हम कहें शक्ति विभाजन, हमने कहा ना केंद्र सूची राज्य सूची है, केंद्र के अपने काम हैं, राज्य के अपने काम हैं 7वीं अनुसूची में। लेकिन जो समवर्ती सूची है, मैंने कहा ना कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, उन विषयों को हम कहते हैं समवर्ती विषय या समवर्ती सूची के विषय। तो उसमें होता क्या है कि अगर समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया है और राज्य सरकार ने भी कानून बनाया, यानी कि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र ने और राज्य ने दोनों ने अलग अलग कानून बना लिए हैं। अब दोनों के कानून टकरा जाते हैं, राज्य ने कुछ और कानून बनाया और केंद्र ने कुछ और कानून बनाया, तो वहाँ पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा या केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? केंद्र वहाँ पर पावर में आ गया ना। तो समवर्ती सूची में जब हम केंद्र सरकार को वरीयता दे देते हैं तो वो भी संघवाद के खिलाफ जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और है, अवशिष्ट विषय। मान लीजिए कोई नया काम निकल आया, कोई ऐसा नया काम आ गया जो ना तो केंद्र सूची में था, ना राज्य सूची में था, ना समवर्ती सूची में था।
कोई नया मसला आ गया, नए प्रकार का काम पैदा हो गया, तो अब जैसे जीएसटी है ना, तो भाई इसे किस सूची में रखा जाएगा, केंद्र सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। तो यहाँ पर प्रावधान ये है कि वो अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा। अगर केंद्र सरकार कह देगी राज्य सूची में तो ठीक है, राज्य सूची में रखा जाएगा, केंद्र सूची में केंद्र में रखा जाएगा, समवर्ती में तो समवर्ती में रखा जाएगा। लेकिन एक नई प्रकार की श्रेणी और बनाई, अवशिष्ट विषय, यानी कि बचे खुचे विषय जो किसी भी सूची में नहीं है, तो उन पर कानून बनाएगा केंद्र। भले राज्यों के हित उससे जुड़े हुए हों, लेकिन उन पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। तो ये भी जो है संघवाद के विपरीत है, अपोजिट है। ओके, इसके अलावा आपातकाल, आप देखें ना हमारे यहाँ 3 तरह के आपात हैं, राज्य आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रीय आपात। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपात में क्या होता है, आपको पता है ना राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352 वाला, नहीं पता? अभी बताएंगे। हमारे राष्ट्रपति को अगर ये आभास हो जाए कि युद्ध हो गया या बाहरी आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो राष्ट्रपति देश में आपातकाल या इमरजेंसी घोषणा कर सकते हैं। तो उस इमरजेंसी के बहुत सारे असर तो होते ही हैं, मूल अधिकारों पर, वो पता नहीं कहाँ कहाँ असर होते हैं, वो सब बताऊंगा आपको। लेकिन इमरजेंसी में राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को एक तो ये अधिकार मिल जाता है, केंद्र सरकार किसी भी मामले में राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। एक्चुअली वो निर्देश नहीं, आदेश ही होते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार को किसी भी मामले में आदेश दे सकती है इमरजेंसी के समय में। और इसके अलावा जो राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची के किसी भी विषय पर, राज्य सूची के किसी भी विषय पर आपातकाल में केंद्र सरकार अर्थात संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगी, विधानसभा बनाएगी ना। तो आप ये कह लो कि विधानसभा के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है, या ये कह लो कि राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। किसमें, आपातकाल में। तो इमरजेंसी में या राष्ट्रीय आपात में आप देखें तो शक्तियों का झुकाव किसकी तरफ को हो जाता है, केंद्र की ओर झुकाव हो जाता है। तो संघीय जो लक्षण है वो किस में बदल जाते हैं, एकल लक्षण में बदल जाते हैं। इसके अलावा जो राज्य में संवैधानिक आपात जिसे कहते हो, या राष्ट्रपति शासन, जानते हो ना आर्टिकल 356, अगर राष्ट्रपति को किसी भी समय ये लगे कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति जो हैं वहाँ की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर सकता है और वहाँ का शासन अपने हाथ में ले सकता है। तो इस पर अलग से डिटेल में बात करेंगे। तो आपको पता ही होगा क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल का शासन या संवैधानिक आपात या चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने की जो राष्ट्रपति की पावर है वो भी संघवाद पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। इसके अलावा यहीं पर एक चीज़ और देखें, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ कि स्वयं राज्यों का अस्तित्व ही निश्चित नहीं है। अभी आपने देखा ना, जम्मू कश्मीर भी इस संघ में शामिल था, जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य का दर्जा था, इस संघ में शामिल था, लेकिन संसद ने कानून बना करके जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस था वो बदल दिया। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए, और 2 हिस्से करने के बाद पहले तो जम्मू कश्मीर का क्या किया गया, राज्य का दर्जा, कॉल आ रही है, आने दो।